हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो हम बात कर रहे थे फ्री कंसेंट की, हमारा अनदर एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो जिसमें हम ऑलरेडी ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, इन सबको हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर हमने स्टार्ट किया था फ्री कंसेंट को। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किए थे तीन एलिमेंट, दैट इज कोअर्सन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिसरिप्रेजेंटेशन एंड फ्रॉड को हम अभी तक डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लास्ट एलिमेंट डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज मिस्टेक। सो आई रिपीट द मीनिंग ऑफ फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट क्या होता है? व्हेन द कंसेंट अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट कॉज्ड बाय coercion, undue influence, misrepresentation, fraud and mistake। तो हम पहले चार को डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में। नाउ वी विल सी द मिस्टेक। यानी मिस्टेक क्या है? मिस्टेक का मतलब एक गलती हो जाना, चाहे दोनों पार्टीज की तरफ से या किसी एक पार्टी की तरफ से, कॉन्ट्रैक्ट को लेकर किसी भी तरह का एरोनियस बिलीफ। तो मिस्टेक का मतलब होता है मिस्टेक इज एन एरोनियस बिलीफ रिगार्डिंग द सब्जेक्ट मैटर और रिगार्डिंग द प्राइस। यानी किसी भी मटेरियल फैक्ट से रिलेटेड जब मिस्टेक होती है, जब दोनों पार्टीज कुछ गलत बिलीफ मान के चल रहे हैं, तो वो मिस्टेक के अंदर काउंट होगा। और उस गलत बिलीफ को मानते हुए जब दो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जाती है, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट का क्या स्टेटस रहता है, इसको भी हम आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। So I repeat the meaning of mistake. Mistake may be defined as an erroneous belief about something. किसी भी चीज के बारे में कोई गलत फहमी पाल लेना, कुछ गलत बिलीफ अपना लेना is known as mistake। अब लॉ के अंदर जो मिस्टेक है वो दो तरह की होती है। वन इज मिस्टेक ऑफ लॉ एंड द सेकेंड इज मिस्टेक ऑफ फैक्ट। लॉ यानी आप अपनी कंट्री का मान लेते हैं कि कानून नहीं जानते हैं और उस कानून से रिलेटेड एरोनियस बिलीफ आपने कोई पाल लिया था और उसके बेसिस पे आपने कोई गलत चीज मानते हुए, कानून से रिलेटेड कोई चीज गलत मानते हुए आपने कॉन्ट्रैक्ट में आप एंटर हो गए थे, तो दैट इज नोन एज मिस्टेक ऑफ लॉ। एंड सेकेंड इज मिस्टेक ऑफ फैक्ट का मतलब है कि कॉन्ट्रैक्ट का जो सब्जेक्ट मैटर है उससे रिलेटेड आपने कुछ एरोनियस बिलीफ अपने मन में अपना लिया था, तो उससे रिलेटेड जो भी आपने कॉन्ट्रैक्ट किया उस मिस्टेक में रहते हुए, दैट वुड बी काउंटेड एज मिस्टेक ऑफ फैक्ट। सो डिटेल में डिस्कस करते हैं सबसे पहले मिस्टेक ऑफ लॉ को, कि अब कानून से रिलेटेड क्या मिस्टेक होती है कि आप अपनी कंट्री का कानून नहीं जानते हैं। अब मिस्टेक ऑफ लॉ को भी हम फर्दर डिवाइड करेंगे टू पार्ट्स में। वन इज मिस्टेक ऑफ लॉ ऑफ फॉरेन कंट्री एंड मिस्टेक ऑफ लॉ ऑफ द कंट्री, यार होम कंट्री वी कैन से। यानी एक तो होता है कि आप फॉरेन कंट्री का कानून नहीं जानते थे और उस इरोनियस बिलीफ पे आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया। एक होता है कि आप अपनी खुद की कंट्री का कानून नहीं जानते हैं, तो इन दोनों के अलग अलग कॉन्सिक्वेंसेस रहेंगे। इन दोनों तरह से जो भी कॉन्ट्रैक्ट बनेगा उन कॉन्ट्रैक्ट का स्टेटस अलग रहेगा। सबसे पहले हम होम कंट्री की बात करते हैं कि आपको अपनी कंट्री का कानून नहीं पता था। अब क्योंकि हमें क्या होता है कि जब हम दूसरी कंट्री की बात करते हैं, फॉरेन कंट्री की, तो हर कंट्री का कानून जानने का ठेका हमने नहीं लिया हुआ, क्योंकि हमसे ऐसी उम्मीद भी नहीं की जाती है कि हम हर कंट्री का कानून जाने। लेकिन एवरी सिटीजन शुड नो द लॉ ऑफ इट्स ओन कंट्री, हिज और हर ओन कंट्री। हर सिटीजन को अपनी कंट्री का कानून पता होना चाहिए, भले ही उसे पता है या नहीं है, लेकिन कानून ये मान के चलता है कि हर पर्सन को जिस कंट्री में वो रह रहा है, जिस कंट्री का वो सिटीजन है, उसका लॉ उसे मालूम है, उसका लॉ उसने पढ़ रखा है, राइट। अब बात करते हैं मिस्टेक ऑफ लॉ ऑफ द कंट्री, क्योंकि कैसे अपनी ही कंट्री के कानून के बारे में गलत बिलीफ रख के आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो, तो इसका क्या कॉन्सिक्वेंस रहता है। मान लेते हैं कि हमारी कंट्री के अंदर जो डेप्ट है वो टाइम बाद डेप्ट कब बनता है, यानी एक डेप्ट कब खत्म हो जाता है इन द आइज ऑफ लॉ, मेच्योरिटी डेट से 3 साल के बाद। यानी 3 साल तक का तो टाइम आपको लॉ ने दिया हुआ है कि आप वो डेप्ट जो है वो आप उसकी भरपाई करवा सकते हैं, उससे पैसा क्लेम कर सकते हैं जिसको भी आपने पैसा उधार दिया था। लेकिन 3 साल के बाद वो डेप्ट खत्म हो जाएगा, उसे हम बोलते हैं, यानी 3 साल तक भी, मेच्योरिटी डेट से 3 साल के अंदर अंदर भी आपने पैसा क्लेम नहीं किया, तो वो डेप्ट जो है वो कानून की नजर में खत्म माना जाता है।
दिस इज नोन एज टाइम बार्ड डेप्ट। तो मान लो कि आपको पता ही नहीं था कि जो डेप्ट है वो खत्म हो जाएगा और आप 4 साल के बाद पैसा मांगने जाते हैं और सामने वाली पार्टी आपको मना कर देती है कि कोई पैसा नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे ये क्या है, ये आपकी तरफ से मिस्टेक है और इस केस में आप उस पर केस नहीं कर सकते हो कि उसने मेरा पैसा दिया नहीं, मुझे पता ही नहीं था कि ये टाइम बार्ड डेप्ट बन जाएगा, क्योंकि अब यहाँ ये चीज जो है वो एक प्रिंसिपल पे वर्क करती है एंड दैट प्रिंसिपल इज इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। यानी आप ऐसा कोई बहाना नहीं बना सकते हो कि अरे मुझे तो पता ही नहीं था कि ऐसा कोई कानून है, क्योंकि आपकी कंट्री का कानून आपको पता होना चाहिए। आपको इस बेसिस पे छूट नहीं मिलेगी कि आपको पता ही नहीं था, आपको इस कानून की जानकारी ही नहीं थी। और इसको लैटिन लैंग्वेज में कहते हैं इग्नोरेंशिया नॉन एग्जीक्यूट, यानी इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। ये इस प्रिंसिपल पे बेस्ड है और इसीलिए अब कॉन्ट्रैक्ट का स्टेटस क्या होगा, यानी आपने अपनी कंट्री का कानून के बारे में गलत बिलीफ अपनाया, रॉनियस बिलीफ आप में थे, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट का स्टेटस क्या रहेगा, क्या वो कॉन्ट्रैक्ट अवॉइडेबल होगा, क्या आप उस कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर पाएंगे? द आंसर इज नो, यू कैन नॉट अवॉइड सच कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि यहाँ पे कानून आपको नहीं बख्शेगी इस बेसिस पे कि आपको पता ही नहीं था, यानी वो कॉन्ट्रैक्ट क्या रहेगा, वैलिड रहेगा। अब भले ही आपसे गलती हो गई है, भले ही आपसे गलत कॉन्ट्रैक्ट हुआ है देश के वो तो बाद में जो इसका कॉन्सिक्वेंस रहेगा, अगर आपको पनिशमेंट भी मिलनी है मिलेगी, जिस तरह का भी आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट रहेगा कैसे, दैट कॉन्ट्रैक्ट विल बी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। देन सेकंड आता है मिस्टेक ऑफ लॉ ऑफ फॉरेन कंट्री। अब क्योंकि मैंने जैसा कि पहले बताया कि हमारी कंट्री का कानून तो हमें जानना है, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, आप ये बहाना नहीं बना सकते, लेकिन हमने ठेका नहीं ले रखा कि हम किसी दूसरी कंट्री का कानून भी जाने। हमें नहीं पता होता कि फॉरेन कंट्री में क्या लॉज हैं, पता भी होगा लेकिन जरूरी नहीं है कि हमें हर कंट्री का कानून मालूम हो। और इसके बेसिस पे, इसमें कोई एरोनियस बिलीफ मानते हुए मैंने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया फॉरेन के लॉ को कुछ गलत समझते हुए, तो उस केस में अब क्या हमें लॉ बख्शेगा? यस, द आंसर इज यस, आपको कानून बख्शेगा। और अगर ऐसे कोई कॉन्ट्रैक्ट में आप एंटर हो भी जाते हैं तो दैट मिस्टेक विल बी ट्रीटेड एज मिस्टेक ऑफ फैक्ट। दो तरह की मिस्टेक होती है, एक होती है मिस्टेक ऑफ लॉ, एक होती है मिस्टेक ऑफ फैक्ट, सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड मिस्टेक। तो जो मिस्टेक ऑफ लॉ फॉरेन कंट्री है उसका क्या कॉन्सिक्वेंस रहेगा, दैट विल बी ट्रीटेड एज मिस्टेक ऑफ फैक्ट। और मिस्टेक ऑफ फैक्ट में जो भी कॉन्ट्रैक्ट का स्टेटस रहता है वैसा ही इसमें रहेगा, यानी जो एग्रीमेंट होगा इस केस में वो वॉइड होगा, बिगिनिंग से ही वो क्या रहेगा, वॉइड रहेगा। तो ये दो बातें हमने डिस्कस की मिस्टेक ऑफ लॉ में। आई रिपीट, मिस्टेक दो तरह की होती है, वन इज मिस्टेक ऑफ फैक्ट, सेकेंड इज मिस्टेक ऑफ लॉ। मिस्टेक ऑफ लॉ में भी अगेन वी हैव डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, मिस्टेक ऑफ लॉ ऑफ फॉरेन कंट्री, मिस्टेक ऑफ लॉ ऑफ होम कंट्री। फॉरेन कंट्री की मिस्टेक को ट्रीट कैसे किया जाएगा, मिस्टेक ऑफ फैक्ट की तरह ट्रीट किया जाएगा, और जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको अवॉइड भी किया जा सकता है, कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल भी हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड भी हो सकता है, एग्रीमेंट भी वॉइड हो सकता है। वो हमें देखना पड़ता है कि दोनों पार्टीज की तरफ से मिस्टेक थी या फिर एक ही पार्टी की तरफ से मिस्टेक थी, वो चीजें देखनी पड़ती है। लेकिन यस, हियर वी कैन अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट इफ द मिस्टेक इज रिगार्डिंग the mistake of law of foreign country, but when it is mistake of law of home country you cannot avoid the contract, the status of the contract will be valid. So now we will discuss, आपने बार बार डिस्कस किया mistake of fact, अब ये mistake of fact है क्या? So when both the parties to an agreement are under a mistake as to a matter of fact, यानी जब दोनों पार्टीज ही मिस्टेक कर रही है किसी मैटर ऑफ फैक्ट से रिलेटेड, किसी सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड, चाहे दोनों पार्टीज, एक पार्टी भी कर सकती है, यानी कहने का मतलब है मिस्टेक ऑफ फैक्ट जो है वो यूनिलैटरल भी हो सकती है एंड इट कैन बी बाइलैटरल आल्सो। यूनिलैटरल का मतलब हो गया जहां पे सिर्फ एक पार्टी कुछ गलत मान के चल रही है, और बाइलैटरल का मतलब हो गया जहां पे दोनों ही पार्टीज कुछ इनॉनियस बिलीफ मान के चल रही है। अब एक क्वेश्चन आता है, मैम व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मिसरिप्रेजेंटेशन एंड मिस्टेक? मिसरिप्रेजेंटेशन भी एक तरह से एरोनियस बिलीफ ही है। अब वहां पे मैं जब बिलीफ वर्ड यूज कर रही हूँ, यानी हम मान के चल रहे हैं, जबकि मिसरिप्रेजेंटेशन में कुछ प्रेजेंट किया जा रहा है, कुछ स्टेटमेंट दिया जा रहा है। यहाँ पे वो स्टेटमेंट नहीं दिया जा रहा, हम कुछ
पार्टीज जो है कुछ ना कुछ गलत मान के चल रही है। सबसे पहले मिस्टेक ऑफ फैक्ट में हम डिस्कस करेंगे बाइलेटरल मिस्टेक। बाइलेटरल यानी म्यूचुअल मिस्टेक, दोनों पार्टीज की साइड से कोई ना कोई मिस्टेक हो रही है। सो वेयर बोथ द पार्टीज टू एन एग्रीमेंट आर अंडर अ मिस्टेक एज टू अ मैटर ऑफ फैक्ट एसेंशियल टू द एग्रीमेंट, जहां पे एग्रीमेंट से रिलेटेड जो भी एसेंशियल फैक्ट है उसके रिगार्ड में दोनों पार्टीज कुछ ना कुछ मिस्टेक कर रही है, देयर इज अ बाइलेटरल मिस्टेक। इन सच अ केस द एग्रीमेंट इज वॉइड। अब इसका क्या कॉन्सिक्वेंस होगा? जो एग्रीमेंट होगा वो बिगिनिंग से वॉइड होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट का स्टेटस कभी भी गेन नहीं कर पाएगा, क्योंकि दोनों पार्टीज कुछ ना कुछ गलत मान के चल रही है। अब यहाँ पे कंडीशन है, यानी किसी भी मिस्टेक को बाइलेटरल मिस्टेक ट्रीट करने के लिए टू कंडीशंस आर नेसेसरी। वन इज द मिस्टेक मस्ट बी म्यूचुअल। म्यूचुअल का मतलब है दोनों पार्टीज की साइड से कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, कुछ इरोनियस बिलीफ होनी चाहिए। एंड जैसे फॉर एग्जाम्पल ए और बी ने एक एग्रीमेंट किया कार को लेकर, ए को अपनी कार बेचनी थी। जब कॉन्ट्रैक्ट किया गया था दोनों पार्टीज को ही नहीं पता था कि जो कार है वो गैरेज में पड़ी पड़ी जल चुकी है। तो ये दोनों पार्टीज की तरफ से इरोनियस बिलीफ था, ये बाइलेटरल मिस्टेक का एक एग्जांपल हो गया, और इसीलिए वो जो एग्रीमेंट है वो क्या होगा? वॉइड होगा। फिर सेकंड कंडीशन क्या है बाइलेटरल मिस्टेक की? द मिस्टेक मस्ट रिलेट टू अ मैटर ऑफ फैक्ट एसेंशियल टू द एग्रीमेंट। जो एग्रीमेंट किया जा रहा है उसके एसेंशियल मैटर ऑफ फैक्ट से रिलेटेड होनी चाहिए मिस्टेक। फैक्ट का मतलब मैं ऑलरेडी आपको लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुकी हूँ कि एक होता है ओपिनियन, एक होता है फैक्ट। फैक्ट यानी उस सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड, उस एग्रीमेंट से रिलेटेड जो भी फैक्ट्स हैं उनसे रिलेटेड मिस्टेक होनी चाहिए। तो ये दो कंडीशन अगर पूरी हो रही है, यानी दोनों पार्टीज की तरफ से मिस्टेक है और मिस्टेक जो है वो फैक्ट से रिलेटेड है, तो दैट विल बी काउंटेड एज बाइलेटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट। अब बात आती है कि कौन से ऐसे केसेस में हम बाइलेटरल मिस्टेक मान के चलेंगे, किस किस तरह की बाइलेटरल मिस्टेक हो सकती है। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। सो फर्स्ट केस हम लेते हैं द मिस्टेक एज टू द सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड दोनों पार्टीज किस तरह की मिस्टेक कर बैठती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मिस्टेक एज टू द एग्जिस्टेंस ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, यानी दोनों पार्टीज को ही नहीं पता था कि जिस सब्जेक्ट मैटर को लेकर, जिस कार को लेकर कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है, एग्रीमेंट किया जा रहा है, वो कार तो एक्चुअल में एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, क्योंकि वो कार तो ऑलरेडी जल चुकी है। सो दिस इज द मिस्टेक एज टू द एग्जिस्टेंस ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर एग्जिस्टेंस में ही नहीं है फिर भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो उसको तो कॉन्ट्रैक्ट बोलना ही गलत है। वो क्या हो जाएगा? एग्रीमेंट, वॉइड एग्रीमेंट हो जाएगा, विच मीन्स वॉइड फ्रॉम बिगिनिंग। क्योंकि जब आपका सब्जेक्ट मैटर ही नहीं है तो आप कॉन्ट्रैक्ट तो कर ही नहीं सकते, कॉन्ट्रैक्ट छोड़ो आप एग्रीमेंट ही नहीं कर सकते। देन सब्जेक्ट मैटर की ही मिस्टेक्स की बात चल रही है। द सेकंड है मिस्टेक एज टू द आइडेंटिटी ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। आइडेंटिटी का मतलब है कि मान लो मेरे पास 4 कार है, उसमें से मैं तो अपनी ऑल्टो बेचने की बात कर रही हूँ। मैंने कहा विल यू परचेज माई कार फॉर ₹2 लाख। मैं ऑल्टो बेचने की बात कर रही हूँ, आप किसी और गाड़ी का समझ रहे हो। यानी आप दोनों पार्टीज क्या किस तरह की गलतफहमी में हो? आइडेंटिटी ऑफ द सब्जेक्ट मैटर को लेकर कि सब्जेक्ट मैटर होगा कौन सा, क्या प्रोडक्ट है, क्या क्वालिटी है, उसको लेकर दोनों ही पार्टीज अलग अलग गलतफहमी पाल के बैठे हुए हैं। मैं कुछ और प्रोडक्ट सेल करने की बात कर रही हूँ, आप कुछ और प्रोडक्ट खरीदने का समझ रहे हैं। तो दोनों की समझ में क्या हो गया? गड़बड़ हो गया। एक पार्टी एक चीज में इसमें लिखा हुआ है one party intends to sell in one thing and the other party intends to purchase in another thing. The next is mistake as to the quality of the subject matter. अब सब्जेक्ट मैटर की क्वालिटी के सेंस में भी दोनों पार्टीज गलत मान सकती है। जैसे राइस है, कोई मैं सोच रही हूँ कि मैं जो बी ग्रेड राइस है वो उसको सेल कर रही हूँ सामने वाली पार्टी को, उसमें मैं डील कर रही हूँ, और सामने वाली पार्टी सोचती है कि मैं ए ग्रेड राइस जो है, मतलब जो भी अलग अलग क्वालिटीज होती हैं राइस की है, या जो भी व्हीट है, पल्सेस हैं, किसी भी तरह के ले सकते हैं, तो उनमें क्वालिटी को लेकर भी दोनों पार्टीज जो है वो मिस्टेक कर बैठती है और वो एग्रीमेंट में एंटर हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जाती है। देन मिस्टेक
एज टू द टाइटल ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर का टाइटल का मतलब है ओनरशिप, यानी जो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रही है, जो पार्टी कार सेल कर रही है, उसको खुद नहीं पता है कि उसके पास उस कार को बेचने का राइट ही नहीं है। मान लो कि मैंने कोई कार जो है वो रेंट पे ली और मुझे पता ही नहीं था, मुझे लगा कि मैंने रेंट पे ले ली, इसका मतलब ये हमेशा के लिए मेरी हो गई। और मैं क्या करती हूँ, वो जो कार है वो किसी और पर्सन को सेल कर देती हूँ। और उसके बाद जब भी प्रॉब्लम होती है तो और सामने वाली पार्टी भी जो है कार को इस बेसिस पे खरीद लेगी कि मेरे पास कार को बेचने का राइट है या मेरे पास कार की ओनरशिप है। यानी कि दोनों ही पार्टीज जो है वो कुछ ना कुछ गलत मान के चल रही है रिगार्डिंग द टाइटल ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। पता ही नहीं है कि हमारे पास कार बेचने का राइट है या नहीं है। द नेक्स्ट इज मिस्टेक एज टू द क्वांटिटी ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। कई बार जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, लोग खरीदते हैं तो उनके वेट में गड़बड़ हो जाती है, दोनों पार्टीज को पता नहीं चलता है। कई बार वेट गलत लिखा जाता है, गलत मेजर कर लिया जाता है, गलत पढ़ लिया जाता है, तो वो काउंट होएगी मिस्टेक एज टू द क्वांटिटी ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। देन प्राइस से रिलेटेड मिस्टेक हो सकती है। तो ये तो बात हो गई सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड क्या क्या मिस्टेक होती है। तो मिस्टेक, बाइलेटरल मिस्टेक में हमने डिस्कस किया पहला मिस्टेक एज टू दी मिस्टेक रिगार्डिंग द सब्जेक्ट मैटर। अब सब्जेक्ट मैटर में सब्जेक्ट मैटर की आइडेंटिटी को लेकर, उसके एग्जिस्टेंस को लेकर, उसके टाइटल को, प्राइस को, क्वांटिटी, क्वालिटी, इन सब से रिलेटेड कोई ना कोई मिस्टेक हो सकती है। देन सेकंड है मिस्टेक एज टू द पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, यानी दोनों पार्टीज को नहीं पता था कि जिस कॉन्ट्रैक्ट में वो एंटर होना चाह रहे हैं उस कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस ही पॉसिबल नहीं है। जैसे इसमें दो तरह की इम्पॉसिबिलिटी की बात करेंगे, वन इज फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी एंड द अदर वन इज लीगल इम्पॉसिबिलिटी। जैसे आप किसी प्रिस्ट के पास जाते हैं, आपके कोई रिलेटिव की डेथ हो जाती है और आप उस प्रिस्ट को कहते हैं आप प्लीज मंत्र वगैरह फेर के इसमें जान डाल दो, तो प्रिस्ट आपके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होता है, एक एग्रीमेंट में एंटर होता है कि मैं इसमें जान तो डाल दूंगा लेकिन आपको मुझे इतने रुपए देने पड़ेंगे, और दोनों ने एग्रीमेंट कर लिया। अब ये चीज फिजिकली पॉसिबल ही नहीं है और दोनों ही पार्टी गलत मान के चल रही है। जो प्रिस्ट है वो वही मान के चल रहा है वो उसमें जान डाल देगा, और जो उसका जो शिष्य है जिसे हम कहते हैं या जो भक्त है वो ये मान के चल रहा है कि ये इसमें जान डाल ही देगा। तो दोनों एग्रीमेंट में एंटर हो जाते हैं, दोनों ही फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी से रिलेटेड एग्रीमेंट कर रहे हैं जिसकी परफॉर्मेंस पॉसिबल ही नहीं है। तो वो हो गया मिस्टेक एज टू द पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रिगार्डिंग फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी। एंड सेकंड आता है लीगल इम्पॉसिबिलिटी। लीगली यानी कोई चीज अगर लीगली पॉसिबल नहीं है, मैंने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि लाओ 5 करोड़ रुपए और आपके दोस्त को जो फांसी की सजा हुई है वो उसे मैं माफ करा दूंगी, वो भी अगेन पॉसिबल नहीं है क्योंकि मैं खुद कानून नहीं हूं। तो ये तो बात हो गई मिस्टेक एज टू दी बाइलेटरल मिस्टेक, जहां पे हमने सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड मिस्टेक भी हो सकती है या फिर परफॉर्मेंस से रिलेटेड की कॉन्ट्रैक्ट की इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस से रिलेटेड भी दोनों पार्टीज की के साइड से मिस्टेक हो सकती है, कुछ एरोनियस बिलीफ हो सकते हैं। सो ऐसे में क्या रहेगा, जो एग्रीमेंट है वो क्या होगा, वॉइड होगा, वो बिगिनिंग से ही वॉइड होगा, उसको कॉन्ट्रैक्ट बोलना पाप है। देन नेक्स्ट हम लेते हैं यूनिलेटरल मिस्टेक। यूनिलेटरल मिस्टेक का मतलब हो गया एक तरफा गलती, यानी जहां पे दोनों पार्टीज नहीं, जबकि सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्टी जो है वो कुछ ना कुछ गलत मान के चल रही है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट से, किसी भी सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड, किसी एग्रीमेंट से रिलेटेड कुछ गलत बिलीव अपना के चल रही है, दैट इज यूनिलेटरल मिस्टेक। सो व्हेन इन अ कॉन्ट्रैक्ट ओनली वन ऑफ द पार्टीज इज मिस्टेकन regarding the subject matter or in expressing or understanding the terms of the legal effect of the agreement, यानी जब किसी कॉन्ट्रैक्ट के तहत जब उस कॉन्ट्रैक्ट के सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड या उस कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स को समझने से रिलेटेड या उस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सप्रेस करने से रिलेटेड कोई भी एक पार्टी जब गलती कर बैठती है, सो सच काइंड ऑफ मिस्टेक इज अ यूनिलेटरल मिस्टेक। और ऐसी मिस्टेक को क्या कहा जाएगा, unilateral mistake. According to section 22, a contract is not voidable, यानी हम कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड नहीं कर सकते merely because it was caused by one of the parties। हम इस बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड करने का राइट नहीं मिलेगा क्योंकि एक पार्टी ने गलती की है। अभी
merely because one of the parties to it being under a mistake as to the matter of fact. A unilateral mistake is not allowed as a defense in avoiding a contract. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यानी किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड करने की एप्लीकेशन जब हम डालते हैं, यानी जो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में होता है एक पार्टी के पास राइट होता है, तो यहाँ पे जब हम अवॉइड करने की एप्लीकेशन डालते हैं तो ऐसी एप्लीकेशन हम इस बेसिस पे नहीं डाल सकते, या हम ये नहीं कह सकते कि अरे मेरे से गलती हो गई, मेरे समझने में भूल हो गई, सामने वाली पार्टी ने तो ठीक ही बोला था, ऐसा एक्सक्यूज हम नहीं दे सकते। क्लियर? सो ये बात हो गई यूनिलेटरल मिस्टेक की, जहां पे सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्टी गलती कर बैठती है। तो ऐसे केसेस में कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अवॉइड नहीं किया जा सकता। यस, देयर आर सर्टेन केसेस जहां पे जो एग्रीमेंट है वो वॉइड भी डिक्लेयर किया जाता है, पर उन केसेस को हमें डिटेल में डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, जो कुछ इसके एक्सेप्शंस होते हैं। पर यस, इन जनरल केसेस यहाँ पे जहाँ पे भी एक ही पार्टी की मिस्टेक है तो वो मिस्टेक जो है वो काउंट नहीं की जाएगी, एज ए डिफेंस काउंट नहीं की जाएगी, और ऐसे एग्रीमेंट वैलिड ही रहेंगे, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो है वैलिड रहेंगे, यानी कॉन्ट्रैक्ट अवॉइड नहीं किए जा सकते। तो यहाँ पे हमने इन पांचों एलिमेंट्स को डिस्कस किया डिटेल में। हमने कोवर्शन देखा, कोवर्शन में हमने क्या देखा कि डराना या धमका के जब किसी से हम कॉन्ट्रैक्ट साइन कराते हैं तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, इसमें एक पार्टी दैट इज एग्रीव पार्टी के हाथ में ये पावर रहती है कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को चाहे तो अवॉइड भी कर सकती है। कोवर्शन देखा, देन हमने अनड्यू इन्फ्लुएंस देखा, जहाँ पे एक पार्टी अपनी पोजीशन का गलत फायदा उठा के दूसरी पार्टी की विल को डोमिनेट करके उसके साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेती है। देन हमने मिसरिप्रेजेंटेशन एंड फ्रॉड की बात करी कि दोनों में ही फॉल्स स्टेटमेंट दिया जाता है। मिसरिप्रेजेंटेशन में इंटेंशन ये रहता है कि मेरे को डिसीव नहीं करना है, लेकिन मुझे खुद ही नहीं पता मैं गलत बोल रही हूँ, और फ्रॉड के अंदर हम जानबूझ के ही कोई चीज को गलत बोल रहे होते हैं, और मिस्टेक में हम इरोनियस बिलीफ यानी कुछ गलत मान के चल रहे होते हैं, चाहे दोनों पार्टीज गलत मानती है, चाहे एक ही पार्टी कुछ ना कुछ गलत समझ रही होती है, मान रही होती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट फ्री कंसेंट। तो हमने यहाँ पे फ्री कंसेंट का चैप्टर कंप्लीट कर लिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।